हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज का टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के बारे में आज आप पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके ये पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां पर आप पढ़ते हैं मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा छोटी आंत में क्या होता है, अवशोषण होता है। और कंप्लीट डाइजेशन भी आपके जो पाचन है कंप्लीट, वो जाकर के आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने लिवर के फंक्शंस के बारे में पढ़ा, आपने पैनक्रियास के फंक्शन के बारे में पढ़ा, आज आप स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आप लोग लाइव क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, कनेक्ट कर लीजिए मेरे साथ। स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ने के बाद एक ऑर्गन और बचता है जो कि आपको अलग से पढ़ाना है, वो है स्टमक। स्टमक की बात मैं करूंगी, देन फिर लार्ज इंटेस्टाइन की बात मैं आपसे करूंगी, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन भी आपको पता होना चाहिए, जिसमें आपके स्पेशली सिंथेसिस ऑफ विटामिन्स होता है, लाइक विटामिन B12 एंड K। वो कैसे होता है, क्यों होता है, वहां पर वो चीज हम पढ़ेंगे। तो वो आपको ऐसे करके टॉपिक वाइज वीडियोस मिलते रहेंगे और आपके जो नोट्स हैं वो अच्छे से कंप्लीट होते रहेंगे। इस वीडियो के बाद एक मैराथन है फूड्स एंड न्यूट्रिशन का, जहां पर मैं आपको कंप्लीट डाइजेशन, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन एंड कंप्लीट मेटाबॉलिज्म पढ़ाऊंगी फूड्स का, जो कि आपके सिलेबस में है। आपके TGT, PGT, LT, DSSB सभी सिलेबस में जहां पे आप फूड्स एंड न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, वहां का एक टॉपिक है डाइजेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड। फूड भोजन का पाचन, अवशोषण और चयापचय, वो टॉपिक का डिटेल्ड मैराथन वीडियो होगा, जो कि मैं आपको नोटिफिकेशन दे चुकी हूँ। आप लोग देख सकते हैं, टाइम पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फिलहाल तो हम आज यहाँ पर छोटी आंत की बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक स्टूडेंट। सबसे पहले आप देखेंगे, आपको एक इमेज दिखाई दे रही है। छोटी आंत के, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 भाग होते हैं। ये प्रश्न आपसे बनता है एग्जाम में। स्मॉल इंटेस्टाइन के, छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3। क्या क्या नाम होते हैं उनके? उसको मैंने आपको DJI से याद कराया है। ड्यूडेनम, जेजनम एंड इलियम। सबसे ऊपर वाला भाग कौन सा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का? तो ये जो आपको पर्पल कलर का भाग दिख रहा है, ये ड्यूडेनम वाला भाग है। फूड जब आपके स्टमक से ड्यूडेनम में आता है, ठीक है, यहाँ ड्यूडेनम में आता है स्टमक से, आपके पेट से, और यहीं पर आपके पैनक्रियाज होता है। तो जब फूड आपके ड्यूडेनम में आता है, तब फिर पैनक्रियाज से सिक्रीशंस आती हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है ना, ये तो आपको पता ही है ना। डाइजेशन तो आप समझते हैं, कितनी बार पढ़ाया है, आप समझते भी हैं। और बाकी अभी 2 घंटे का, 2.5 घंटे का क्लास होगा जब मैराथन वाला, तब अच्छे से उस वीडियो को देख लेना और डिटेल से अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है आप लोग, ये जो आपको ग्रे कलर का भाग दिख रहा है, ये क्या है? ये आपके जेजनम है। ठीक है, क्या है? ये आपके जेजनम है। और ये जो लास्ट आपको रेड कलर का पार्ट दिख रहा है, ये क्या है आपके? ये आपके इलियम है। क्या है आपके? ये इलियम है। तो ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। ड्यूडेनम में सबसे ज्यादा आपके डाइजेशन होता है, मैक्सिमम डाइजेशन, फूड का कंप्लीट डाइजेशन, नॉट मैक्सिमम, कंप्लीट मतलब भोजन पूर्ण रूप से कहाँ पचता है? भोजन पूर्ण रूप से आपके ड्यूडेनम में पच जाता है। भोजन का पाचन आपके मुख से शुरू हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स आपके मुख से टूटने लगते हैं, फिर आपके स्टमक में जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं टूटते, फिर आपके कार्बोहाइड्रेट टूटते हैं पैनक्रियास से। पैनक्रियास का अमाइलेज उन पे काम करता है। फिर उसमें बाद में आपके सक्का सेंटारिकस आपके इंटेस्टाइन से निकलने वाले एंजाइम्स को ही बोलते हैं। अभी आगे और बातें आती रहेंगी और अच्छे से आपको डिटेल एक्सप्लेन होता चला जाएगा। कार्बोहाइड्रेट आपका डाइजेस्ट हो गया। देन फिर अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं, तो प्रोटीन मुख में नहीं टूटते, आपके पेट में टूटते हैं, फिर आपके इंटेस्टाइन में हैं, तो पैनक्रियास से टूटते हैं। फिर इनके ऊपर स्मॉल इंटेस्टाइन भी काम करती है, तब ये टूटते हैं। फैट की अगर हम बात करें, तो थोड़ा सा फैट आपके गैस्ट्रिक लाइपेज की वजह से स्टमक में टूट जाता है, मतलब आपके आमाशय में टूट जाता है। फिर जब ये ड्यूडेनम में आता है, छोटी आंत में आता है फूड आपके, तो इसके ऊपर पैनक्रियास लाइपेज काम करता है। पैनक्रियास लाइपेज तोड़ देता है, फिर इस पर काम करता है इंटेस्टाइनल लाइपेज, और जो कि है आपके लिपिड्स का भी कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। यही सब आपके फूड्स में पाया जाता है। इसके अलावा न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस का मैंने आपको नहीं आज तक बताया। फूड्स के कंपोनेंट में आपके न्यूक्लियस भी आपके आता है साथ में। तो न्यूक्लियस का डाइजेशन आपको जब मैं कंप्लीट वो 2.5 घंटे वाला वीडियो दूंगी, उसमें बता दूंगी, क्योंकि मुझे लगता है बताना चाहिए, वो कंपोनेंट है फूड का और वहां से क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है? अच्छा हाँ, कुछ बच्चों के दिमाग में तराजू फिट है
कि ये हमारे काम का है, ये हमारे काम का नहीं है, ये डेप्थ में है, ये ऊपर ऊपर है, या हमें डेप्थ में पढ़ा दिया है, तो भाई ये देखिए ये मेरे दिमाग में फिट नहीं है तराजू, आप लोगों के दिमाग में फिट है। तो आप अपने हिसाब से तोल लेना। अगर आप मेरा क्लास देखते हो, जो आपके लिए काम का हो वो आप देख लेना, जो आपके लिए काम का ना हो वो आप निकाल देना, ठीक है। मैं तराजू लेके नहीं बैठती, मेरे दिमाग में तराजू फिट नहीं है, ना ही मैं बैठती हूँ कि मुझे इतना पढ़ाना है इतना नहीं पढ़ाना है। एम आई क्लियर? चलिए, हमने क्या बात करी, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम में सबसे ज़्यादा आपके कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, तो और आपके मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो आपके कहाँ होता है, जाके एब्जॉर्प्शन आपके जेजुनम इलियम तक जाकर के मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो जाता है। चलिए अब देखिए, अब स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या करा, स्मॉल इंटेस्टाइन को काट लिया। मान लीजिए ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन को मैंने काट लिया, काट के देखा कि भाई इसके अंदर ऐसा क्या है जो एब्जॉर्प्शन हो जाता है। यहाँ पर क्यों एब्जॉर्प्शन हो जाता है, एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों होता है, पेट में हो जाए, है ना, पेट में हो जाए एब्जॉर्प्शन, हमारा फूड तो पेट में भी 5 घंटे पड़ा रहता है। तो हमने क्या देखा, जब काटा इसे तो देखा स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसी सपाट नहीं है, उसकी जो सतह है, जो उसकी सरफेस है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो ऐसी सपाट नहीं है। वो कैसी है, वो आपके प्लेन नहीं है, इसमें आपके फोल्ड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, फोल्ड्स, लाइक दिस, इस तरीके से फोल्ड्स पाए जाते हैं, बड़े बड़े। मतलब कहने का मतलब है स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी है, फोल्डेड है, फोल्डेड है। जैसे ये देखिए, ये जो फोल्ड्स दिख रहे हैं आपको, ये जा रहे हैं लंबे लंबे, ये क्या है, ये फोल्ड्स है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन को जब काट के देखा तो देखा उसमें क्या है, उसमें फोल्ड्स हैं। आप लोग इन्हीं को विलाइज बोल देते हैं, कहते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाइज पाए जाते हैं, और ये विलाय जो होते हैं ये इसका एब्जॉर्प्शन करते हैं। जी नहीं, अब आप आज ध्यान से सुनेंगे पूरी चीज को और ध्यान से समझेंगे, ठीक है। देखिए, मैंने आपको जब कभी भी डाइजेशन वगैरह पढ़ाया है, अगर आप मेरी इसकी प्रीवियस वीडियो देखी हो, एक तो मैंने आपको बहुत ऊपर डाइजेशन पढ़ाया था लास्ट ईयर टीजीटी में, पीजीटी में, लेकिन अभी मैंने आपको बहुत डिटेल्ड वीडियोस प्रोवाइड कराई हैं। तो मैंने आपको लेयर्स बताई हैं, जीआई ट्रैक की लेयर्स बताई हैं। अगर आपको ध्यान हो, जीआई ट्रैक मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की 4 लेयर है। सबसे अंदर वाली लेयर को मैंने आपको बताया म्यूकस लेयर बोलते हैं, जो म्यूकस सिक्रीट करती रहती है, जिसे आप श्लेष्म बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, श्लेष्म। म्यूकस क्या होता है, म्यूकस आपके फूड को कैसा रखता है, चिपचिपा रखता है, ताकि इंटेस्टाइन अंदर से क्या है, या पूरा आपका जीआई ट्रैक, इंटेस्टाइन नहीं, पूरा जो आपके आहार नाल है, पाचन तंत्र है, वो अंदर से कैसा है, उसमें कोई हड्डी थोड़ी है, वो मस्कुलर है, पूरा मांसपेशियां हैं, पूरा लोथड़ है वो मांस का। तो उसमें अगर आपके फूड चिपचिपा नहीं होगा, फूड अगर सॉफ्ट नहीं होगा, तो वो कट जाएगी आपकी, पूरा इंटेस्टाइन आपका कट जाएगा, उसमें घाव हो जाएंगे। तो फूड को चिपचिपा बना के रखता है, फूड को सॉफ्ट बना के रखती है कौन सी लेयर, ये म्यूकस लेयर, जो सबसे अंदर की लेयर है आपके पूरे सिस्टम की। मान लीजिए आपका ये आहार नाल है, हम आहार नाल ये है, तो जब हमने आहार नाल को काट के देखा तो देखा इसके जो सबसे अंदर वाली लेयर है वो कौन सी है, उसे म्यूकस लेयर बोलते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताई थी दूसरी लेयर को सब म्यूकोसा लेयर बोलते हैं, नहीं बोलते सब म्यूकोसा लेयर। फिर आपकी थी मस्कुलर लेयर बताई थी, इसके बाहर आपकी होती है सिरोसा लेयर, सबसे लास्ट लेयर कौन सी होती है, सिरोसा। ये लेयर्स बताई थी आपको। तो भाई सबसे अंदर कौन सी लेयर है, म्यूकस लेयर है, उसके बाद कौन सी है, सब म्यूकोसा लेयर है। तो जब ये देखा, इंटेस्टाइन को काट के देखा, तो देखा कि इसकी तो लेयर पूरी फोल्डेड है, ऐसे सपाट ना होकर के ऐसे फोल्ड्स हैं इसमें। ऐसे फोल्ड्स क्यों हैं, ऐसे फोल्ड्स इसलिए हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन आपके कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, छोटी आंत में होता है। अब आप अपना दिमाग लगाइए, आप बताइए, आपने पानी फेंका, ठीक है, आपने मान लीजिए पानी डाला, एक सपाट फर्श है ऐसा, और एक ऐसा फर्श है जिसमें ऐसे ऐसे आपके फोल्ड्स हैं, ठीक है। तो बताइए पानी किस फर्श पे आपके जो है सबसे ज्यादा रुकेगा, इस प्लेन फर्श पे रुकेगा या इस फोल्डेड फर्श पे रुकेगा, कहाँ पे पानी आपके सबसे ज्यादा रुक जाएगा आप ये बताइए, या कहाँ किस फर्श पर आपको सबसे ज्यादा पानी देखने के लिए मिलेगा। आप एक जस्ट इमेजिन करिए अपने दिमाग में, एक बिल्कुल प्लेन सरफेस है और एक आपके ऐसे फोल्डेड सरफेस है, ऐसे फोल्ड्स बने हुए हैं जैसे मैंने बनाया फर्स्ट इमेज एंड सेकेंड इमेज। किस में आपके पानी सबसे ज्यादा रुकेगा, फोल्डेड में रुकेगा ना, आपके फोल्डेड में यहाँ पे सब में पानी आपके हो जाएगा ना, पानी आपका रुक जाएगा बजाय आपके प्लेन सरफेस के। तो इसीलिए जो है आपके इंटेस्टाइन में क्या पाए जाते हैं, फोल्ड्स पाए जाते हैं, ताकि इससे क्या हो जाता है, फोल्ड से सरफेस एरिया बढ़ जाता है।
जो सतह है वो कैसी हो गई, वो बड़ी हो गई। एक प्लेन सरफेस होती है और एक फोल्डेड सरफेस होती है, तो फोल्डेड सरफेस ज़्यादा हो गई ना, तो इसमें क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। मैक्सिमम इंटेस्टाइन जो है वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर पाएगी, अवशोषित कर पाएगी, किस वजह से, इसके अंदर जो फोल्ड्स पाए जाते हैं। तो ये फोल्ड्स क्या है, मैंने को बताया 4 लेयर्स हैं। तो ये जो सब म्यूकोसा लेयर है ना, 4 लेयर होती हैं पूरे इंटेस्टाइन, पूरे आपके जीआई ट्रैक की, पूरे आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, पूरे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में 4 लेयर्स होती हैं। अंदर है म्यूकोसा लेयर, दूसरी है सब म्यूकोसा लेयर। तो देखा कि इंटेस्टाइन की जो सब म्यूकोसा लेयर है ना, वही पूरी पूरी फोल्ड है, ऐसे वही फोल्डेड है। ठीक, क्या है, पूरी पूरी आपकी फोल्डेड है सब म्यूकोसा लेयर। इसको आपके बोलते हैं प्लाइके सर्कुलरिस या सर्कुलर फोल्ड्स। बात समझ में आई आपको कि नहीं आई? इंटेस्टाइन को जब देखा काट के साइंटिस्ट ने, तो देखा वो प्लेन नहीं है, ऐसे प्लेन होना चाहिए, कोई भी सतह एकदम प्लेन होनी चाहिए, प्लेन नहीं है, उसमें ऐसे करके फोल्ड्स हैं, फोल्ड्स हैं। तो देखा बहुत बड़े बड़े फोल्ड्स हैं। ये देखिए, ये फोल्ड्स आपको दिख रहे हैं, ये ऐसे करके ये फोल्ड्स दिख रहे हैं, ये पूरे पूरे फोल्ड्स हैं, ये जा रहे हैं ना, ये फोल्ड्स जैसे दिख रहे हैं। तो क्यों फोल्ड्स है? फोल्ड्स होने से क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ गया, जिसकी वजह से आपके ज्यादा से ज्यादा अवशोषण स्मॉल इंटेस्टाइन में हो पाता है। तो एक ये जो फोल्ड्स है, कौन सी लेयर मुड़ गई है, सब म्यूकोसा लेयर मुड़ी हुई है। सब म्यूकोसा लेयर ही जो है, जो सेकंड लेयर है आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की, सब म्यूकोसा लेयर, वही आपके फोल्डेड है। ठीक है, मतलब वही आपके कैसी है, वही आपके ऐसे फोल्डेड है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के फोल्ड्स को क्या बोलेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फोल्ड्स पाए जाते हैं, इन्हें हम प्लाइके सर्कुलरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाइके सर्कुलरिस या सर्कुलर फोल्ड बोल सकते हैं आप इसको। या मैं आपसे पूछूं, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदर की सतह है या अंदर की जो लेयर है वो कैसी है, तो आप बताएंगे मैम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की लेयर फोल्डेड है। ठीक है, कौन सी लेयर फोल्ड है स्मॉल इंटेस्टाइन में, कहां तक की लेयर फोल्डेड है, तो आप बताएंगे मैम सब म्यूकोसा लेयर तक फोल्ड है इंटेस्टाइन में। सब म्यूकोसा लेयर जो फोल्ड है इंटेस्टाइन में, खूब बड़े बड़े फोल्ड्स बने हुए हैं, इसको हम प्लाइके सर्कुलरिस बोलते हैं या फिर सर्कुलर बोलते हैं। ठीक है, सर्कुलर फोल्ड्स बोलते हैं। ठीक, अब ये जो सब म्यूकोसा लेयर फोल्ड हो गई है, तो इसके बाहर तो म्यूकस लेयर है ना, तो ऐसे इसके ऊपर म्यूकस लेयर भी फोल्ड है। लाइक देखिए ऐसे, ये तो सब म्यूकोस लेयर है, सब म्यूकोसा लेयर फोल्डेड है। फिर इसके ऊपर आपके ऐसे म्यूकस लेयर्स फोल्डेड है, इस तरीके से ऐसे म्यूकस लेयर फोल्डेड है। ठीक है, म्यूकस लेयर फोल्डेड है इस तरीके से। ठीक, म्यूकस लेयर फोल्डेड है, जो म्यूकस सिक्रेट करती रहती है, म्यूकस लेयर फोल्डेड है। इस म्यूकस लेयर के ऊपर इनको आपके विलाय बोला जाता है स्टूडेंट। ये जो म्यूकस लेयर है ना, ये जो फोल्डेड है, इसको विलाय बोलते हैं। विलाय जो आप बोलते हैं, विलाय पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो ये म्यूकस लेयर जो फोल्डेड है, ये आपके विलाय बोली जाती है। क्लियर? इस म्यूकस लेयर के ऊपर एपिथेलियम टिश्यूज की एक लेयर है। एपिथेलियम टिश्यूज क्या होते हैं? हमारी बॉडी में 4 तरीके के टिश्यूज पाए जाते हैं स्टूडेंट्स। सेल्स से टिश्यूज बनते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तो हमारी बॉडी में एक तो कनेक्टिव टिश्यूज है जो कनेक्टिविटी बनाते हैं, जैसे आप ब्लड पढ़ते हैं, ठीक है, लिगामेंट्स पढ़ते हैं। और क्या होता है आपके हमारी बॉडी में मस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं, जो मसल्स जितनी बनी है वो मस्कुलर टिश्यूज की बनी हुई हैं। एक आपके नर्वस टिश्यूज पाए जाते हैं, पूरा नर्वस सिस्टम सेल्स का बना हुआ है, आपको पता है, न्यूरॉन्स का बना है, तो सारे न्यूरॉन्स, कई सारे न्यूरॉन्स मिलकर आपके टिश्यूज बनाते हैं, तो नर्वस टिश्यूज है। एक आपके एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। मैं टिश्यू चैप्टर पढ़ाऊंगी तब आपको ये चीज समझाऊंगी। कौन सा टिश्यू पाया जाता है? एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू क्या करता है? किसी भी ऑर्गन को आपके बाहर से भी कवर करता है और अंदर से भी कवर करता है। आपकी स्किन बाहर से कवर है, एपिथेलियम टिश्यू की वजह से कवर है। ठीक है, आपका हार्ट बाहर से कवर है, एपिथेलियम टिश्यू से कवर है। आपका हार्ट अंदर से कवर है, एपिथेलियम टिश्यू से कवर है। तो ऐसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन को भी अंदर से एपिथेलियम टिश्यू ने कवर कर रखा है। ठीक है, तो म्यूकस लेयर के ऊपर एपिथेलियम टिश्यू की लेयर पाई जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से होते हैं। दूसरा कलर ले लेती हूँ ताकि अच्छे से बन सके डिजाइन। लाइक ये वाला ले लेती हूँ। देखिए इस तरीके से ऐसे करके हैं, ऐसे कुछ ऐसे करके फोल्ड्स हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ऐसे। ये एपिथेलियम टिश्यूज हैं जो इस तरीके के हैं, ऐसे ऐसे हाथ जैसा आपको लग रहा होगा, ऐसे फिंगर जैसा डिजाइन बना रही हूं मैं। दिख रहा है सबको? बहुत अच्छे से बना नहीं पाती हूँ क्योंकि बोर्ड वोर्ड तो है नहीं, पेन से बना रही। इस तरीके से ये, इन्हें माइक्रोविलाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? माइक्रोविलाय। विलाय और माइक्रोविलाइज तो आपने सुने हैं ना।
तो आपको मेरी बात समझ में आई? स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फोल्ड्स दिखते हैं, बड़े बड़े फोल्ड्स दिखते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? प्लाइके सर्कुलरिस। वो किस लेयर के फोल्ड्स हैं? वो सब म्यूकोसा लेयर के फोल्ड्स हैं। इस सब म्यूकोसा लेयर के ऊपर अब ऑब्वियसली म्यूकस लेयर भी फोल्डेड ही होगी, तो जो म्यूकस लेयर फोल्डेड है इसको क्या बोलेंगे? विलाय बोलेंगे। इस विलाय के ऊपर एक लेयर है एपिथेलियम टिश्यूज की, मतलब हम कह सकते हैं एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, सेल्स प्रेजेंट इस लेयर के ऊपर। ये जो सेल्स हैं इन्हें एंटीरोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीरोसाइट। इंटेस्टाइन के सेल्स को क्या बोलेंगे? एंटीरोसाइट। या फिर आप इसको एपिथेलियम टिश्यूज भी बोल सकते हैं, क्योंकि काफी सारे सेल्स मिलकर आपके एपिथेलियम टिश्यूज बनाते हैं। और इसे आप माइक्रोविलाय बोलते हैं, जो आप बोलते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ऐसे उंगलियों जैसा प्रोजेक्शन है। देखिए ऐसे ही तो बनाया है मैंने, लाइक दिस, ऐसे ही तो बनाया, ये ऐसे करके इस तरीके से होता है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। तो फिर आपको जो इंटेस्टाइन है वो अपनी ऐसे देखने के लिए मिलती है, इस तरीके से आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने के लिए मिलते हैं। ये क्या है? ये एपिथेलियम सेल्स है, जो किसके ऊपर है? आपके म्यूकोसा लेयर के ऊपर पाई जाती है। क्लियर हुआ? सब म्यूकोसा लेयर के फोल्ड्स को क्या बोलेंगे हम? प्लाइके सर्कुलरिस। मैं आपसे पूछूंगी प्लाइके सर्कुलरिस कहाँ पाए जाएंगे, तो आप बोलेंगे मैम प्लाइके सर्कुलरिस स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाएंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी सपाट नहीं है। क्यों सपाट नहीं है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी है? फोल्डेड है। क्यों फोल्डेड है? क्योंकि अगर फोल्डेड होगी तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, जितने फोल्ड्स होंगे हमारे एब्जॉर्प्शन इजीली होगा, मतलब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि फोल्ड्स पाए जा रहे हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तभी तो हम बोलते हैं हमारी छोटी आंत में अवशोषण सबसे ज्यादा होता है, इस वजह से ज्यादा होता है। तो सब म्यूकोसा लेयर के जो फोल्ड्स हैं वो प्लाइके सर्कुलरिस है। सब म्यूकोसा लेयर के ऊपर आपके म्यूकस लेयर, आपको पता है जो म्यूकस सिक्रेट करता रहता है, भोजन को सॉफ्ट बनाता रहता है, वो भी फोल्डेड होगा। उन फोल्ड्स को क्या बोलेंगे? हम विलाय बोलेंगे। सब म्यूकोसा लेयर के ऊपर भी एक टिश्यू की लेयर है, ऐसे करके एपिथेलियम सेल्स लगे हुए हैं, इन्हें हम एपिथेलियम टिश्यूज बोल सकते हैं। इसको, इस सेल को हम एंटीरोसाइट बोल सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये उसके ऊपर लगी हुई है, इंटेस्टाइन के ऊपर लगी हुई है। और एंटीरो वर्ड जो होता है वो इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, जैसे हिपैटिक वर्ड आपके लिवर से रिलेटेड है, ठीक है, ऐसे ही एंटीरो वर्ड आपके किससे रिलेटेड है? छोटी आंत से रिलेटेड है, इसलिए इसको एंटीरोसाइट बोलते हैं। तो एंटीरोसाइट्स जो हैं आपके, या जो आपके ये एपिथेलियम टिश्यूज हैं, इसे हम क्या बोल सकते हैं? इसे हम माइक्रोविलाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इसे हम माइक्रोविलाय बोलते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बोलते हैं, कि भाई ऐसे उंगली की तरह कुछ प्रोजेक्शंस हैं जो क्या करते हैं? जो आपके एब्जॉर्प्शन करते हैं। एम आई क्लियर? इतना समझ में आया? अब आपको समझ में आया कि क्यों हमारे इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होते हैं। हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन, अवशोषण इसी वजह से हो पाता है क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन सपाट नहीं है, प्लेन नहीं है, ठीक है, उसमें फोल्ड्स हैं। जब फोल्ड्स हैं तो क्या होता है? उसमें जो भी न्यूट्रिएंट हैं वो क्या होते हैं? अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाते हैं, अच्छे से अवशोषित हो पाते हैं। क्लियर हो गया? इतनी चीज समझ में आ गई आपको? अब आगे बढ़ूं? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मुझे क्या बताना है आपको। मैंने आपको म्यूकोसा लेयर बता दी, म्यूकस लेयर बता दिया है, उसके ऊपर आपके एपिथेलियम टिश्यू बता दिया, मैंने बता दिया फोल्ड्स होने की वजह से क्या होता है? एब्जॉर्प्शन के लिए आपके सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो पहले एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, ये देखिए, ये चीज समझते चलेगा स्टूडेंट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फिर एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना, तब आप फिर वहां पे कंफ्यूज ना हो पाए। जैसे लास्ट ईयर टीजीटी में आपसे कोलिसिस्टोकाइनिन पूछा गया था, अभी मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में भी, और उसमें सिक्रेटिन भी था, लेकिन आंसर कोलिसिस्टोकाइनिन था, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। तो तब तो आप सुनते नहीं है, तब तो आपको लगता है अरे मैम तो बहुत डेप्थ में पढ़ाती हैं, क्योंकि आप तराजू लेके बैठे हैं अपने दिमाग में। मेरे पास तराजू नहीं है, वो मुझे तो जो इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं आपको पढ़ाती हूँ, खुद पढ़ती हूँ, आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो सुनिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट हैं? ये प्रश्न कितनी बार पूछा जा चुका है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है। ड्यूडेनम को हिंदी में आपके गृहिणी, पक्वाशय के नाम से जाना जाता है, और आपके ये जो है बीच वाली, फिर इसको जेजुनम को क्या बोलते हैं हिंदी में, इलियम को क्या बोलते हैं, भाई ये आप लोग देख लेना। वैसे मैं तो सजेस्ट करूंगी आप इंग्लिश में याद कर लो, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक, 3 पार्ट है। सारा डाइजेशन कंप्लीट कहाँ हो जाता है? सारा डाइजेशन कंप्लीट आपके हो जाता है ड्यूडेनम में। क्यों हो जाता है ड्यूडेनम में? क्योंकि जब ये ड्यूडेनम जो है, यहाँ पर एक साइड इसके क्या लगा हुआ है? पैनक्रियाज लगा हुआ है, ऊपर क्या है आपके? लीवर है। आपको बताया है कि लीवर से जो भी सिक्रीशन आती है ऐसे पैनक्रियाज में होती हुई हिपैटिक पैनक्रियाटिक डक्ट से ड्यूडेनम में आ जाती है। तो जब आपके फूड यहाँ आता है, काइम जो है आपके, जो आपके पेट में था, जब वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो यहीं पे तो सारा डाइजेशन होने लगता है। पैनक्रियाज से जूस आने लगते हैं और वो फूड को डाइजेस्ट करने लगते हैं। फिर फूड अपने
काफी हद तक सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट जाता है, और जो कुछ बचता है वो कौन तोड़ देती है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स तोड़ देते हैं। तो कंप्लीट डाइजेशन आपके ड्यूडेनम में हो जाता है। फिर फूड आपके आगे बढ़ जाता है, आगे बढ़ता है तो धीरे 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 क्या होने लगता है, आपके एब्जॉर्प्शन होने लगता है। चलिए, तो मैंने क्या बताया आपको, ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम है। जेजनम इलियम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा सबसे ज्यादा, जेजनम इलियम में। अब आपको पता है एब्जॉर्प्शन के लिए क्या चाहिए हमें, एब्जॉर्प्शन के लिए हमें फोल्ड्स चाहिए। क्यों चाहिए फोल्ड्स, अभी मैंने आपको ये चीज समझाई और आप समझते भी हैं कि भाई प्लेन सरफेस होगा तो पानी रुकेगा नहीं, या कोई भी चीज है वो तो बहती चली जाएगी, लेकिन वहीं फोल्ड्स होंगे तो क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ गया ना, इतनी जगह मिल गई एब्जॉर्प्शन करने के लिए अच्छे से। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आपके कहाँ होता है, इसलिए हम बोलते हैं छोटी आंत में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन के लिए हमें क्या चाहिए, फोल्ड्स चाहिए, जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाए। तो पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके ये फोल्ड्स पाए जाते हैं। ठीक है, जब सरफेस आपकी फोल्डेड हो जाती है तो उससे आपके अवशोषण की दर बढ़ जाती है। इसीलिए पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में कुदरती फोल्ड्स पाए जाते हैं, ताकि अब जो खाना है, जो भी आपने न्यूट्रिएंट्स लिए हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाए, वो ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन में ना चले जाएं, आपकी पॉटी से बाहर ना निकल जाए, उनका एब्जॉर्प्शन हो जाए। ठीक है, तो जो बड़े बड़े फोल्ड्स आपके पाए जाते हैं, जैसे ये जो फोल्ड्स आपको दिख रहे हैं, ये बड़े बड़े फोल्ड्स आपको साफ दिख रहे हैं। आप देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पूरे फोल्ड्स दिख रहे हैं, अगर आप देख पाएंगे, ये देखिए ये सब फोल्ड्स दिख रहे हैं आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो बड़े बड़े फोल्ड्स पाए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब इसके सब म्यूकोसा लेयर तक, जो दूसरी वाली लेयर है वो तक आपके फोल्ड है, उसको क्या बोलेंगे उसको आपको बोलेंगे प्लाइके सर्कुलरिस। क्या बोलेंगे, प्लाइके सर्कुलरिस, या आप इसको सर्कुलर फोल्ड बोलेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन को देखते हैं अरे स्मॉल इंटेस्टाइन तो फोल्डेड है। ये फोल्ड्स क्या है, ये फोल्ड्स आपके सर्कुलर फोल्ड्स हैं, प्लाइके सर्कुलरिस हैं, इस तरीके से हैं। फिर इसके ऊपर क्या म्यूकस लेयर है, तो देखा ये तो म्यूकस लेयर भी इसकी फोल्डेड है, इस लाइक दिस, इस तरीके से म्यूकस लेयर भी फोल्डेड है। तो म्यूकस लेयर के फोल्ड्स को क्या बोलते हैं, विलाय बोलते हैं। म्यूकस लेयर के ऊपर आपके क्या लगे होते हैं, एपिथेलियम टिश्यूज लगे होते हैं, एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम एंटीरोसाइट बोलते हैं, क्योंकि वो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, इसलिए उसको एंटीरोसाइट बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें हम माइक्रोविलाइज बोलते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो मैंने आपको बताया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लाइक, इस तरीके से, इन्हें हम माइक्रोविलाइज बोलते हैं। ठीक है, माइक्रोविलाई को आपके ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम भी बोला जाता है। अब आप एक ऐसा इमेज देखिए, ये बने हुए हैं, ये देखिए, ये फोल्ड्स हैं, इस फोल्ड, ये फोल्ड तो ये है, मेन फोल्ड तो ये है, मेन फोल्ड आपकी ये है सर्कुलर, और इसके ऊपर देखिए ये आपके इस तरीके से एक फोल्ड और है, अगर आपको दिख रहा हो, ये जो मैं छोटे छोटे बना रही हूँ, ये जो आपके छोटे छोटे फोल्ड्स आपको दिख रहे हैं, ये विलाइज हैं, और इस विलाइज के ऊपर आपके छोटे छोटे सेल्स टाइप के लगे होते हैं, इनको हम एपिथेलियम लेयर बोलते हैं। ये क्या बनाते हैं आपके, ये ब्रश बॉर्डर बनाते हैं। जैसे आपके कपड़े झाड़ने का ब्रश नहीं होता है, बिल्कुल ऐसा इसका डिजाइन हो जाता है, लाइक दिस। देखिए मैंने इमेज लगाया होगा, आपको दिखेगा, ये देखिए ऐसी दिखती है इंटेस्टाइन आपके अंदर से। ये तो इंटेस्टाइन की वो ल्यूमन है, खाली जगह है जहाँ पे आपके फूड रहेगा, और ये देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इंटेस्टाइन के फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ये इंटेस्टाइन के फोल्ड्स हैं एकदम इस तरीके से। ये ब्रश, ऐसा ब्रश बॉर्डर जैसा दिखाई देगा, ये वो सेल लगी हुई हैं। तो ये सेल देखिए कितनी पतली पतली महीन महीन है, ऐसे ब्रश जैसा बॉर्डर आपको दिखाई देगा एंटीरोसाइट पे। ये आपके ये जो डिजाइन है, ये माइक्रोविलाइज है। क्या है आपके, ये माइक्रोविलाई। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो गई, सबको समझ में आ गई। अब इंटेस्टाइन आपके सिक्रीट क्या करती है, देखिए ऐसी दिखती है इंटेस्टाइन, इस तरीके से ये दिखती है इंटेस्टाइन। अगर काटते हैं इंटेस्टाइन तो इस तरीके की नजर आती है। तो ये ब्रश जैसा नहीं लग रहा है आपको, ब्रश जैसा कपड़े झाड़ने वाला, दांत साफ करने वाले ब्रश नहीं होते हैं, उस तरीके का इसका जो है डिजाइन दिखता है, इंटेस्टाइन दिखती है। हाँ, मैं कहाँ पर थी, सिक्रीशन की बात करेंगे। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या क्या सिक्रीट होता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या क्या सिक्रीट होता है तो बना लें। सबसे पहले क्या होते हैं, बड़े बड़े फोल्ड्स पाए जाते हैं, बिल्कुल बड़े बड़े फोल्ड्स पाए जाते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, प्लाइके सर्कुलरिस बोलते हैं। बता चुकी हूं मैं, सब म्यूकोसल लेयर के फोल्ड्स हैं। फिर इसके ऊपर भी आपके इस तरीके से फोल्ड्स हैं, हाँ जी फोल्ड्स हैं। ये म्यूकस लेयर फोल्ड है, बिल्कुल म्यूकस लेयर फोल्ड्स है ना, म्यूकस लेयर के फोल्ड्स हैं, एकदम बना ले, म्यूकस लेयर के फोल्ड्स हैं। म्यूकस लेयर भी फोल्डेड है आपके, बिल्कुल फोल्डेड है। फिर इसके ऊपर आपके क्या पाए जाते हैं, इसके ऊपर आपके इस तरीके से बहुत छोटे छोटे होते हैं, मैं तो बहुत बड़े बड़े बना रही हूँ, इस तरीके से बिल्कुल चिपके चिपके होते हैं आपस में, ऐसे ब्रश बॉर्डर जैसे ही एपिथेलियम सेल्स पाए जाते हैं। ये इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है इसके, ऐसे ऐसे करके ये डिजाइन होता है इनका। ठीक, क्लियर हो गया। अब आप म्यूकस लेयर के बीच में देखिए ये गैप है, ये देखिए ये वाला जो गैप है, ये म्यूकस लेयर के बीच में, ठीक है,
इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन। क्या बोलते हैं इसको? यहाँ पर इसकी इंटेस्टाइन की जो ग्लैंड होती है वो छुपी होती है। इंटेस्टाइन की ग्लैंड यहाँ पर इसकी छुपी हुई होती है, इसलिए इसका नाम है क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन। लिवरकुन नाम के वैज्ञानिक ने इसे खोजा था और क्रिप्ट का मतलब होता है छिपा होना, इसलिए इसको बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन। मतलब यहाँ पर देखिए आप इस इमेज में, ये देखिए ये है, ये ऐसे फोल्ड्स हैं, ये म्यूकस फोल्ड्स है, और म्यूकस फोल्ड्स में ये नीचे जो है ये जो चीज है, ये वाला जो गैप है, ये जो बीच में गैप है, इसको क्रिप्ट बोलते हैं। यहीं पर ग्लैंड होती है इंटेस्टाइन की। इंटेस्टाइन की ग्लैंड छुपी हुई होती है। तो इंटेस्टाइन की ग्लैंड क्या है आपकी? छुपी हुई है। तो हम बना लेते हैं यहाँ पर हम बना लें ऐसे करके। मैंने आपको बना दिए दो, ये मान लीजिए म्यूकस बना दी, ये फोल्ड्स म्यूकस लेयर बना दी, ठीक है। तो ये यहाँ पर ग्लैंड होगी कहीं पर, ये मान लीजिए ऐसे ग्लैंड है अंदर की तरफ, ये क्या है? इसको बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन। लिवरकुन इसीलिए बोलते हैं इसे क्योंकि लिवरकुन नाम के वैज्ञानिक ने इसे खोजा था, इसलिए इंटेस्टाइन के ग्लैंड को क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन बोलते हैं, ठीक है। ये क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन जो है, इसमें से बड़े सारे एंजाइम सिक्रीट होते हैं, एंजाइम्स रिलीज होते हैं। तो इंटेस्टाइन से जो एंजाइम रिलीज होते हैं, इनका एक और नाम है। इंटेस्टाइन से रिलीज होने वाले एंजाइम्स को आप बताइए क्या बोलते हैं? सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सक्कस एंटेरिकस। और मैंने आपको बताया एंटीरो वर्ड जहां भी आएगा, एंटीरोसाइट कहाँ की सेल है? इंटेस्टाइन की। मैंने आपको जब वो पढ़ाया था, प्रोटीन का डाइजेशन पढ़ाया था, मैंने आपको प्रोटीन का डाइजेशन जब मैं आपको पढ़ा रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि ट्रिप्सिनोजन पर ट्रिप्सिन पे कौन काम करेगा, ट्रिप्सिनोजन पे कौन काम करेगा, उसे ट्रिप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है? एंटीरोकाइनेस कन्वर्ट करता है। एंटीरोकाइनेस कहाँ से आता है? इंटेस्टाइन से आता है, ठीक है। तो इसे क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन कहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि दो म्यूकस के बीच में, म्यूकस लेयर के जो फोल्ड्स हैं, तो दो म्यूकस लेयर के फोल्ड्स के बीच में यहाँ पर इनकी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इन ग्लैंड्स को आपके क्या बोलते हैं? इन ग्लैंड्स को आपके क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे एंजाइम सिक्रीट करती हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एंजाइम्स इसके अंदर से निकलेंगे तभी तो डाइजेशन कंप्लीट हो पाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़े। अब ये क्या सिक्रीट करेंगी? ये एंजाइम सिक्रीट करेंगी। ये जो भी चीज ये यहाँ से निकालेंगी वो कहाँ जाएगी? वो डायरेक्ट इसकी सरफेस पे जाएगी, इंटेस्टाइन की सरफेस पे जाएगी, ब्लड में तो जा नहीं रही है। इसका मतलब ये कैसी ग्लैंड है? ये आपकी कैसी ग्लैंड है? ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये एंडोक्राइन थोड़ी है। इनकी सिक्रीशन ब्लड में थोड़ी जा रही है, इनकी सिक्रीशन तो इस इंटेस्टाइन की सरफेस पर आ रही है, इंटेस्टाइन में आ रही है, अंदर आ रही है इंटेस्टाइन के। तो चलिए पहला हम डाइजेशन करेंगे प्रोटीन का। प्रोटीन्स का डाइजेशन करेंगे। मैंने जो भी आपको बताया अभी तक आपको समझ में आया है ना? आपके ऊपर से तो नहीं गया, आपको सब समझ में आ रहा है ना? इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन हमारी सपाट नहीं है, इंटेस्टाइन में हमारे फोल्ड्स हैं, बड़े बड़े फोल्ड्स दिखते हैं जब इंटेस्टाइन को हम काट के देखते हैं। तो उन बड़े बड़े फोल्ड्स को प्लाइके सर्कुलरिस बोलते हैं। फिर जब उन फोल्ड्स को और जूम करके देखा तो देखा कि म्यूकस लेयर भी फोल्ड्स है। उस म्यूकस लेयर को हम विलाय बोलते हैं। उन विलायस को और जाके और डिटेल देखा तो उसके ऊपर कुछ सेल्स हैं वो भी फोल्डेड हैं, कुछ टिश्यूज हैं वो भी फोल्डेड हैं, उनको हम माइक्रोविलाय बोलते हैं। तभी तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन कर पाती है, क्योंकि इतने सारे फोल्ड्स हैं जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं? एब्जॉर्ब हो पाते हैं। समझ में आ गया? इतनी चीज समझ में आ गई। तो अगर दो म्यूकस लेयर की हमें देखा, इसकी ग्लैंड कहाँ है, एंजाइम कहाँ से सिक्रीट कर रही है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो देखा जो ये फोल्ड्स हैं, जो ये म्यूकस लेयर की फोल्ड्स हैं, इसके बीच में ये जो बीच वाली जगह है, इसके अंदर यहाँ पर क्योंकि छुपे हुए हैं इनके ग्लैंड्स, छुपे हुए हैं, इसलिए नाम है इसका क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन। लिवरकुन नाम के वैज्ञानिक ने इसको ढूंढा कि कहाँ है, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन की ग्लैंड कहाँ छुपी हुई है। अरे देखा तो दो म्यूकस के बीच में छुपी हुई है, म्यूकस लेयर के बीच में छुपी हुई है, दो फोल्ड्स के बीच में छुपी हुई है। तो देख, इसलिए इसको नाम दे दिया क्रिप्ट। क्रिप्ट मतलब छिपना, ठीक है, क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन। समझ में आ गया? तो क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन किसकी ग्लैंड है? क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाने वाली ग्लैंड है। जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ पाए जा रहे थे? गैस्ट्रिक ग्लैंड आपके पेट में पाए जा रहे थे, ठीक है। ऐसे क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन कहाँ पाया जा रहा है? क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन इंटेस्टाइन में पाया जा रहा है। वो इंटेस्टाइन की ग्लैंड है, छुपी हुई है इंटेस्टाइन के दो म्यूकस लेयर के बीच में, फोल्ड्स में छुपी हुई है, ठीक है। ठीक, कोई बात नहीं, कितनी भी छुपी हो ढूंढ लिया। तो भैया बताओ तुम कौन सा एंजाइम सिक्रीट करती हो? तो प्रोटीन को पचाने के लिए आपको मैंने बताया है इरिप्सिन एंजाइम आता है स्मॉल इंटेस्टाइन से,
ठीक है, हमारे पास प्रोटीन पैनक्रियास की वजह से टूट चुका था। पैनक्रियास से जो एंजाइम्स निकले थे, ट्रिप्सिनोजन निकला था, वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हुआ था। काइमोट्रिप्सिनोजन निकला था, वो काइमोट्रिप्सिनोजन में कन्वर्ट हुआ था। बताया था वो काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट हुआ था। कितने सारे बताए थे जब मैंने आपको पैनक्रियास पढ़ाया था। यही सारी चीजें इकट्ठी मैं आपको पढ़ाऊंगी जो मैराथन वीडियो होगा। प्रोटीन हमारे डाइपेप्टाइड्स में टूट गए थे और अमीनो पेप्टाइड्स में टूट गए थे। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। प्रोटीन किस में टूट गए थे? डाइपेप्टाइड्स में टूट गए थे, अमीनो पेप्टाइड्स में टूट गए थे। या तो डाई में टूटेंगे या अमीनो में टूटेंगे। तो डाई में टूटे थे मतलब अभी भी दो प्रोटीन आपस में जुड़े हुए हैं, दो अमीनो एसिड्स आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसे तो यूज करती नहीं हमारी बॉडी, तो सिंगल सिंगल अमीनो एसिड्स यूज करेगी। तो इसके ऊपर एंजाइम काम करेगा और वो इनको सिंगल सिंगल अमीनो एसिड्स में तोड़ देगा। ठीक है, डाइपेप्टाइड्स पर आपके इरिप्सिन एंजाइम काम करेगा और वो किस में तोड़ देगा? इसको सिंगल अमीनो एसिड्स में तोड़ देगा। तो प्रोटीन का वजन सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ था? आपके पेट से शुरू हुआ था। पेट में क्या निकला था? पेप्सिनोजन। वो किस में कन्वर्ट हुआ? पेप्सिन में। प्रोटीन टूटा था आपके पेप्टाइड्स में टूटा था। ये पेप्टाइड्स आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद इसके ऊपर किसने काम किया था? ट्रिप्सिन ने इसको किस में तोड़ दिया था? डाइपेप्टाइड्स में। डाइपेप्टाइड्स मतलब अभी भी दो अमीनो एसिड्स आपस में चिपके हुए हैं। अब ये डाइपेप्टाइड्स पे किसने काम किया है? डाइपेप्टाइड्स पे काम किया है आपके सक्कस एंटेरिकस ने। सक्कस एंटेरिकस आपको किसको बोलते हैं? इस इंटेस्टाइन से जो एंजाइम्स निकलते हैं, छोटी आंत के एंजाइम्स को सक्कस एंटेरिकस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस में कन्वर्ट कर दिया इसको? सिंपल अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया। अब होता है कंप्लीट डाइजेशन प्रोटीन्स का। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स किस में टूट गए थे? कार्बोहाइड्रेट्स अगर हमने स्टार्च की फॉर्म में लिया तो हमारे मुंह में टूटा था, माल्टोज में। टाइलिन एंजाइम ने काम किया था, पढ़ाया मैंने आपको। 30% हमारे मुंह में टूट गया था। 30% स्टार्च का डाइजेशन हमारे मुंह में हो गया था। किसने कर दिया था? सलाइवरी अमाइलेज ने कर दिया था, टाइलिन ने कर दिया था। उसको अमाइलेज बोलो, टाइलिन बोलो, एक ही बात है। फिर ये कहाँ आ गया था? 30% तो आपके मुंह में टूट गया था। ठीक है, फिर ये कहाँ आ गया था? फिर ये आपके स्टमक में आ गया था। नो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन स्टमक। पेट के अंदर कार्बोहाइड्रेट का कोई डाइजेशन नहीं होता है। पेट सिर्फ प्रोटीन को तोड़ता है, ठीक है, और थोड़ा सा फैट को तोड़ता है। पेट पे एंजाइम नहीं पाया जाता कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कहाँ टूटेगा? ड्यूडेनम में, छोटी आंत में टूटेगा। छोटी आंत के ऊपर वाले भाग ड्यूडेनम में, पक्वाशय में, ग्रैनी में टूटेगा। कौन काम करेगा इस पर? पैनक्रियास से निकलने वाला अमाइलेज 70% इसको तोड़ देगा। किसको? स्टार्च को। किस में बदल देगा? माल्टोज में बदल देगा। अभी भी माल्टोज है, ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं ना माल्टोज में। लेकिन सिर्फ हम स्टार्च ही नहीं लेते, हम तो बहुत तरीके की कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। जैसे हम चीनी लेते हैं, जैसे हम टेबल शुगर बोलते हैं, सुक्रोज। हम दूध की शुगर लेते हैं, दूध में भी तो आपकी शुगर पाई जाती है। हम दूध लेते हैं, दूध में जो शुगर है लेक्टोज। तो लेक्टोज और तुम्हारे जो ये सुक्रोज है, ये कैसी हैं? ये सिंपल है। सिंपल मतलब ये डाई है, इसमें केवल 2 मॉलिक्यूल्स हैं। जबकि स्टार्च क्या है? स्टार्च तो आपको पता है ना, लंबी लंबी अमाइनो एसिड, लंबी लंबी ग्लूकोज की चेन है, ये जुड़ी हुई है आपस में। लंबी लंबी ग्लूकोज की चेन होती है ना स्टार्च। तो स्टार्च अगर आपने फॉर्म में लिया है, मतलब समझिए मेरी बात को, अगर आपने कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च लिया है, स्पेशली स्टार्च खाया है, चावल खाया है, रोटी खाई है, स्टार्च की फॉर्म में लिया है ना कार्बोहाइड्रेट, तो इसका डाइजेशन मुंह से स्टार्ट हो जाएगा। मुंह में आपके माल्टोज बन जाएगा। फिर कुछ स्टार्च जो है वो ऐसे ही चला गया आपके इंटेस्टाइन तक, तो कोई बात नहीं, आ जाओ, पेनक्रियास तोड़ देगा। पेनक्रियास ने उसको तोड़ दिया, बचे हुए स्टार्च को। 70% बचे हुए स्टार्च को किसमें तोड़ दिया? माल्टोज में। मतलब हमारे शरीर में अभी क्या घूम रहा है? माल्टोज घूम रहा है। लेकिन केवल क्या हम स्टार्च की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं? हम तो सुक्रोज भी लेते हैं, हम तो लैक्टोज भी लेते हैं। तो सुक्रोज किससे मिलके बनता है बताइए? सुक्रोज में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं? सुक्रोज में पाया जाता है आपके, जिसे आप टेबल शुगर बोलते हैं, सिंपल चीनी बोलते हैं। ये किससे मिलके बनता है? ये आपके मिलके बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से, है ना। तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मतलब अभी 2 मॉलिक्यूल है। किसके? ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल है ना। ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल से बनके आपके सुक्रोज बना है ना। तो ये तो सिंपल है। तो ये क्या होते हैं? ये सिंपल, ये कहीं नहीं टूटते, ये आसानी से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक आ जाते हैं। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन कहती है रुको भाई रुको, अब तुम टूटना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि मेरे जो विलाइज हैं वो तुम्हें ऐसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। ग्लूकोज में टूटना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है भाई। ग्लूट टूट जाएगा मेरा, तुम्हें ऐसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। अभी तुम 2 हो या आपस में टूटो। तो इनको तोड़ता है सुक्रेज एंजाइम। सुक्रोज पे कौन काम करेगा?
सुक्रोज पे काम करेगा सुक्रेज एंजाइम। सुक्रेज एंजाइम कहाँ से निकला? इंटेस्टाइन से निकला। कहाँ से निकला? इंटेस्टाइन से। ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर देगा ये? ग्लूकोज और क्या निकल जाएगा? फ्रक्टोज। दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ग्लूकोज अलग हो जाएगा, फ्रक्टोज अलग हो जाएगा। कोई बात नहीं, बढ़िया, टूट गया। अगर हमने चीनी खा ली, टेबल शुगर ले ली, तो हमारा आसानी से सुक्रोज टूट गया, इंटेस्टाइन ने तोड़ दिया। अगर हमने दूध की शुगर ली है, दूध पिया है, तो क्या ले लिया है हमने? लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज किससे मिलके बना होता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलके बना होता है। मतलब अभी भी दो ग्लूकोज की यूनिट है, ग्लूकोज गैलेक्टोज दोनों हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। तो इंटेस्टाइन से क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? लैक्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम निकलेगा? लैक्टेज एंजाइम। ये किस में तोड़ देगा लैक्टोज को? ग्लूकोज, क्योंकि इसी दो से तो मिलके बना है, तो ये इन दोनों को अलग कर देगा, ग्लूकोज को भी और गैलेक्टोज को भी। इंटेस्टाइन कहती है कोई बात नहीं, तुम मुंह से लेके आंत तक आ गए आराम से, क्योंकि तुम दो दो थे, तुम ज्यादा जटिल नहीं थे। तो मुंह ने सोचा अरे छोड़ो यार, ये तो ऑब्वियसली दो दो में है, मैं तो खुद ही स्टार्च को तोड़ तोड़ के दो में कर रहा हूँ, ये तो ऑलरेडी दो की फॉर्म में ही लिए हैं, दो हैं आपस में जुड़े हुए, जाओ चले जाओ पेट में, जाओ आराम से जाओ अंदर आंत तक पहुंचो, आंत बताएगी तुम्हें, बताएगी, बैठी है वो डंडा लेके। तो ये जब आंत में आते हैं तो इंटेस्टाइन कहती है अब रुक जाओ, अब तो तुम्हें टूटना पड़ेगा, जो तुम दो जोड़े में घूम रहे हो अब सिंगल सिंगल हो जाओ। तो सुक्रोज को तोड़ता है सुक्रेज एंजाइम, क्लियर? लैक्टोज को तोड़ता है लैक्टेज एंजाइम। तो हमें तीन ही कार्बोहाइड्रेट्स स्पेशली याद रखने हैं जो हम सबसे ज्यादा लेते हैं और जिनका डाइजेशन जरूरी है। रिवाइज कर लें। सबसे पहला स्टार्च। स्टार्च क्या है? मांड है, लंबी लंबी ग्लूकोज की चेन है, इसमें बहुत सारा ग्लूकोज होता है, कई सारी ग्लूकोज की चेन मिलकर स्टार्च बनाते हैं। ये पॉलीसेकेराइड है, ये तो आप जानते ही है ना। ये क्या है? ये पॉलीसेकेराइड है। ठीक, पॉलीसेकेराइड हमारी बॉडी नहीं यूज कर पाती, तो हमारी बॉडी में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो कि मुंह में पाया जाता है, तो ये टूट जाता है आपके माल्टोज में। कितना? 30%। ठीक है, 30% मुंह में स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। बढ़िया, बचा 70%। 70% जो बचा वो जब इंटेस्टाइन में आता है तब उस पर काम करता है पेनक्रियास से निकलने वाला अमाइलेज, पेनक्रियाटिक अमाइलेज बोलते हैं उसे यार। ठीक है, वो भी इसको किस में तोड़ देता है? वो भी इसको माल्टोज में तोड़ देता है। मतलब अभी भी माल्टोज में क्या है? माल्टोज में आपके दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं। समझ में आ रहा है ना? माल्टोज किससे मिलके बनता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। हमारी बॉडी की करेंसी क्या है? हमारी बॉडी की माल क्या है? हमारी बॉडी का माल क्या है? हमारी बॉडी किससे यूज करती है? करेंसी क्या है हमारी बॉडी की, पता है आपको? ग्लूकोज। क्या है बॉडी की करेंसी? इंटरनल बॉडी की ग्लूकोज। इसलिए कहते हैं माल ही माल है माल्टोज के पास, तो ग्लूकोज ही ग्लूकोज है माल्टोज के पास। तो ठीक है, अभी भी माल्टोज के पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लूकोज और ग्लूकोज। तो कोई बात नहीं, छोटी आंत है ना, छोटी आंत कहती है आओ माल्टोज, अब जो तुम बचे हो तुम पर काम करेगा माल्टेज एंजाइम। कौन सा काम करेगा? माल्टेज एंजाइम। किस में निकाल देगा इसे? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दोनों मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे। क्लियर? तो और ये तो स्टार्च की बात हो गई, लेकिन अगर आपने केवल टेबल शुगर ले ली, सुक्रोज ले ली, तो वो ऐसे ही हमारी आंत में चली जाएगी और इंटेस्टाइन से निकलने वाला एंजाइम सुक्रेज उसको अलग कर देगा, ग्लूकोज में अलग कर देगा, फ्रक्टोज में अलग कर देगा। और अगर आपने ले लिया दूध की शुगर, दूध में क्या पाई जाती है? लैक्टोज, वो आपके डाइसेकेराइड है, वो डाइसेकेराइड है, मतलब दो मॉलिक्यूल्स हैं ग्लूकोज के उसमें। कोई बात नहीं, आराम से हमारे पूरी बॉडी में चले जाएंगे। बॉडी कहेगी जाओ जाओ, दो तो हम आराम से यूज कर सकते हैं, कोई बात नहीं, इंटेस्टाइन में तुम टूट जाओगे। जैसे ये दोनों इंटेस्टाइन में पहुंचे, कौन सा एंजाइम काम करेगा लैक्टोज के ऊपर? लैक्टेज एंजाइम, लैक्टेज। ठीक है, किस में तोड़ देगा? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। तो फाइनली हमारे पास अब बचेंगे मोनोसेक्राइड्स। कौन कौन से? ग्लूकोज, पता है ना आपको, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज। यही तो आपके एग्जाम्पल है मोनोसेक्राइड्स के। अब कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब तक आपको हर एक चीज पता है। आपको पता है आपने दूध पिया है तो आप लैक्टोज ले रहे हैं, आपको पता है लैक्टोज तो दो से मिलके बना है, आराम से जाएगा, मेरी छोटी आंत तोड़ देगी लैक्टोज को। ठीक है, और किस में कन्वर्ट कर देगी? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगी और गैलेक्टोज में अलग कर देगी, दोनों मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे। और बस इन्हीं तीनों का एब्जॉर्प्शन होता है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज का। क्लियर? कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया कंप्लीट।
प्रोटीन का पाचन हो गया कंप्लीट। प्रोटीन तो पॉलीमर्स में ही आते हैं, आपको पता है प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स, प्रोटीन पॉलीमर्स हैं। ये प्रश्न 2019 में टीजीटी में पूछा गया था और मैं बता चुकी हूँ, प्रोटीन आपके पॉलीमर्स हैं। बहुत लंबी लंबी श्रृंखलाएं हैं आपके अमाइनो एसिड्स की, इतनी इजीली टूटती नहीं, मुंह की औकात नहीं है प्रोटीन को तोड़ने की, मुंह में कोई एंजाइम ही नहीं है प्रोटीन को तोड़ने के लिए। पेट में है, पेट में है, कौन सा है, पेप्सिनोजन, किस में कन्वर्ट होता है, पेप्सिन में। किस में तोड़ देता है प्रोटीन को, पेप्टोन्स में, पेप्टाइड्स में, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी भी पेप्टाइड्स में क्या है, अभी भी पेप्टाइड्स में आपके अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़े हुए हैं, कोई बात नहीं। आ गए किस में, आ गए आपके इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में कौन मौजूद है यहाँ पर, पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या देता है, ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन किस में कन्वर्ट होता है, ट्रिप्सिन में। काइमोट्रिप्सिनोजन 4 बताए थे ना मैं आपको 4 तरीके के एंजाइम निकलते हैं जो प्रोटीन पे काम करते हैं, उन्हें हम प्रोटीएज एंजाइम बोलते हैं, पेनक्रियास से निकलते हैं। अभी जब मैंने लास्ट आपको पेनक्रियास पढ़ाया है, जिन्होंने वो वीडियो देखा है वो समझ पाएंगे, ठीक है। फिर प्रोटीन कैसी की तैसी होती है, प्रोटीन कैसी की तैसी होती है, तो जाकर के प्रोटीन, इतने एंजाइम्स निकलने के बाद भी प्रोटीन किस में टूटता है, डाइपेप्टाइड्स में। मतलब अभी भी इसमें 2 आपके अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं। छोटी याद कहती आओ हम करेंगे अब तुम्हारा ऐसी की तैसी। छोटी याद निकालती है एंजाइम्स, उसको आप इरिप्सिन एंजाइम बोल सकते हैं। तो इरिप्सिन एंजाइम काम करता है आपके किस पे, डाइपेप्टाइड्स पे, और फाइनली क्या निकलते हैं आपके अमाइनो एसिड्स। क्लियर। तीसरा क्या अवस्था हम क्या लेते हैं, लिपिड्स, वसा। वसा तो ना आपके मुंह में टूटे, इसोफेगस तो किसी को तोड़ती ही नहीं है, भोजन नली तो किसी को तोड़ती ही नहीं है, उसमें तो कोई एंजाइम है ही नहीं, वो तो बस केवल भोजन को नीचे लाती है पेरिस्टाल्टिक मोशन के थ्रू, है ना। बोलस बन जाता है फूड अब आपका मुंह में, आपके पेट में काइम, देन फिर काइल। तो लिपिड्स किस में टूटे थे, गैस्ट्रिक लाइपेस की वजह से थोड़ा सा टूटे थे। पेट में आपके थोड़ा सा लाइपेस पाया जाता है जो थोड़ा सा लिपिड्स को तोड़ देता है, लेकिन कंप्लीट कौन तोड़ता है, आपके पेनक्रियास। तो पेनक्रियास से निकलने वाले लिपिड्स पे कौन काम करता है, आपके लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम लिपिड्स को तोड़ देता है, ठीक है। किस में तोड़ा था इसने इसको, डाइग्लिसराइड्स में। डाइग्लिसराइड्स में तोड़ा था। डाई का मतलब अभी भी 2 आपस में जुड़े हुए हैं अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स नहीं, फैटी एसिड्स आपस में जुड़े हुए हैं। तो लिपिड्स के ऊपर कौन काम करेगा, इंटेस्टाइनल लाइपेज, ठीक है। वसा को पचाने के लिए लाइपेज एंजाइम ही होता है। अगर वो पेट में पाया गया तो उसको बोलेंगे गैस्ट्रिक लाइपेज। अगर वो पेनक्रियाज अग्नाशय निकाल रहा है तो उसका नाम हो जाता है पेनक्रियाटिक लाइपेज, ठीक है। और फाइनली सबसे लास्ट में काम करती है आपके छोटी आंत, तो उसका नाम हो गया इंटेस्टाइनल लाइपेज। एम आई क्लियर। लेकिन वसा को पाचन करने का काम, वसा को डाइजेस्ट करने का काम लाइपेज एंजाइम करता है। लाइपेज एंजाइम अच्छे से काम कर सके वसा के ऊपर, वसा को सिंप्लीफाई करने का काम कौन करता है, वसा का फिजिकल ब्रेकडाउन कौन करता है, वो बाइल कर देता है, ठीक है। बाइल जूस कर देता है। बाइल मैंने कितनी बार आपको बता दिया है, फैट बहुत बड़े बड़े गुच्छे की फॉर्म में आते हैं तो उसके ऊपर हथौड़ा मार के उन्हें सिंपल अलग अलग कर देता है, जिससे क्या होता है, फिर वही बात देखिए, सरफेस एरिया बढ़ता है। सरफेस एरिया आप समझेंगे तभी आपको समझ पाएंगे। आप बताइए ये गुच्छा है, ये अब बताइए ये गुच्छा है, ठीक है, ऐसे वसा आते हैं ऐसे। अब बताइए इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, लाइपेज एंजाइम बेचारा इतने पे काम कर पाएगा अच्छे से, या बताइए इस पे काम कर पाएगा अच्छे से, ये जो सिंगल हो गए, बताइए। सरफेस एरिया अब ज्यादा हुआ ना, सरफेस एरिया जब एक एक मॉलिक्यूल अलग हो गया तो सरफेस एरिया ज्यादा हुआ, या जब ये इकट्ठे थे सब सरफेस एरिया ज्यादा हुआ, जब ये अलग अलग हो गए अब पूरे पे लाइपेज एंजाइम काम कर पाएगा, एक एक मॉलिक्यूल पे लाइपेज एंजाइम काम कर पाएगा, अच्छे से इसको डाइजेस्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो इसे बोलते हैं सरफेस एरिया बढ़ाना, मतलब उसकी सतह को बढ़ा देना। तो यही काम तो है इंटेस्टाइन में, भगवान ने करके भेजे हैं, फोल्ड्स बना के भेजे हैं इंटेस्टाइन में, ताकि अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो पाए। वही चीज मैं आपको इतनी देर से समझा रही थी, क्लियर। तो जो आपके डाइग्लिसराइड्स थे ये किस में टूटेंगे, ये आपके टूटेंगे मोनोग्लिसराइड्स में, है ना। इंटेस्टाइनल लाइपेज इस पर काम करेगा और हमें क्या मिल जाएगा, ग्लिसरॉल मिल जाएगा और फैटी एसिड्स मिल जाएगा। इसी के तो बने होते हैं फैट,
ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के, एक ग्लिसरॉल उसमें 3 फैटी एसिड्स होते हैं, इसी के तो बने होते हैं फैट। मिल गया, डाइजेशन आपका कंप्लीट हो गया। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे, स्मॉल डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? मुख से स्टार्ट होता है। पहले मुंह में स्टार्ट होता है डाइजेशन, फिर आपके पेट में होता है, फिर आपके पेनक्रियास से होता है। ठीक है, पेनक्रियास से निकलने वाले एंजाइम और बाइल इंटेस्टाइन में आपके काम करते हैं, उसके बाद इंटेस्टाइन काम करती है। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं होता है कि इंटेस्टाइन में आते ही फूड पर पहले इंटेस्टाइन काम करने लगे, जी नहीं। पहले पेनक्रियास से निकलने वाले एंजाइम काम करते हैं, बाइल काम करता है, फिर इंटेस्टाइन सबसे लास्ट में डाइजेशन करती है कंप्लीट। क्लियर? और अब तो डाइजेशन हो गया, अब सब बच गए, सबके अलग अलग न्यूट्रिएंट्स खूब रिच हो गई है इंटेस्टाइन। अब ये क्या करेगी? एब्जॉर्प्शन करेगी। तो फिलहाल उसके बाद एब्जॉर्प्शन की तो मैं बाद में करूंगी, जब मैं आपको मैराथन कराऊंगी। थोड़ा सा और है, अब आगे आप सुन लीजिए ध्यान से। मैंने आपको क्या बताया? स्मॉल इंटेस्टाइन से जो एंजाइम्स निकलते हैं उनका एक और नाम है, उसे सक्कस एंटेरिकस के नाम से भी जानते हैं, या इन्हें ब्रश बॉर्डर एंजाइम भी बोलते हैं। आप बोलेंगे क्यों ब्रश बॉर्डर एंजाइम बोलते हैं? क्योंकि देखिए ये ब्रश जैसा बॉर्डर बना हुआ है, ये दिख रहा है आपको, ये पूरा, ये जो ऐसे निकले ऐसे ऐसे, आपके टूथ ब्रश ऐसे ही तो होता है, या आपका कपड़े धोने का ब्रश ऐसा ही तो होता है, ऐसे ऐसे ब्रश जैसे दिखेंगे आपको। ये जो माइक्रोविलाइज हैं, ये माइक्रोविलाई मैं आपको समझा चुकी हूँ माइक्रोविलाई क्या होते हैं। तो ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स भी बोलते हैं इन्हें, और सक्कस एंटेरिकस भी बोलते हैं। अच्छा, अब मैंने आपको सब बता दिया, डाइजेशन होगा, ये एंजाइम निकलेगा, वो एंजाइम निकलेगा। किसने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम से कि एंजाइम निकालो? किसने कहा? क्या जब आप खाना नहीं खाते हैं तब भी आपकी बॉडी में डाइजेशन होता है? होता है। आप खाना नहीं खा रहे हैं, आपकी बॉडी में फूड नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, मेरी बात सुनिएगा। आपने कुछ नहीं खाया, आपकी बॉडी में खाना नहीं है, ठीक है, क्या तब भी लाइपेज निकलेगा? क्या तब भी सुक्रेज निकलेगा? क्या तब भी माल्टेज निकलेगा? क्या तब भी HCl निकलेगा? क्या तब भी सब कुछ निकलेगा? नहीं, नहीं। ये काम करता है आपका नर्वस सिस्टम। मैंने आपको ये चीज शुरू में ही बताई थी, आपकी पूरी बॉडी का कोऑर्डिनेशन बनाता है नर्वस सिस्टम और आपके एंडोक्राइन सिस्टम, जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। आपकी पूरी बॉडी में नर्व्स, न्यूरॉन्स फैले हुए हैं, फैले हैं ना, हर एक जगह पे न्यूरॉन्स है। कुछ भी होता है आपको पता चलता है। आपके पेट में दर्द हुआ, दर्द आपके पेट के अंदर है, आपको कैसे पता चल रहा है? कैसे पता चला? क्योंकि वहां कोई न्यूरॉन है, उस न्यूरॉन ने उस दर्द को महसूस किया, वो न्यूरॉन उस दर्द की वजह से हिला, उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्टिविटी हुई और उसने तुरंत आपके दिमाग को बताया और आपको पता चला मेरे पेट में दर्द हो रहा है ना। अंदर अगर स्टमक में दर्द हो रहा है, आपको कैसे पता चल रहा है? क्योंकि वहाँ न्यूरॉन मौजूद है, वहाँ आपका नर्वस सिस्टम मौजूद है, न्यूरॉन्स मौजूद है। तो जैसे ही आपका फूड आप खाते हैं और वो आपके स्टमक में पहुंचे, इंटेस्टाइन में पहुंचे, ठीक है, क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पर न्यूरॉन्स होते हैं जो एक्टिव हो जाते हैं, और ये न्यूरॉन्स आपकी पूरी जीआई ट्रैक्ट में कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं जो कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ठीक है, उनको जगाते हैं। फिर ये जो हार्मोन्स होते हैं ना, ये आपके अदर सेल्स को जगाते हैं और अदर सेल्स एंजाइम सिक्रीट करते हैं। ये बात आप सुनिएगा मेरी ध्यान से। ये क्वेश्चन टीजीटी 2021 में पूछा गया था और मैंने ये चीज बताई थी, पर तब तो ध्यान देते नहीं है, तब तो इनका तराजू तोलता रहता है इनके दिमाग को, ठीक है। और फिर इनको पता चला अरे ये तो मैंने बताया था कोलिसिस्टोकाइनिन, हमने तो करा ही नहीं, हम तो गलत करके चले आए, है ना। तो तब तो तराजू काम करता है। तो आप सुनिएगा ध्यान से। फूड, ये आपका मान लीजिए मैं डाइजेस्टिव सिस्टम बना रही हूँ, क्या बना पाऊंगी, गंदा सा बनेगा, कोई बात नहीं। ये मान लीजिए इसोफेगस है, ये आपका स्टमक है, ये आपका ड्यूडेनम है, ठीक है, ये ऐसे है, ये आपका पैनक्रियाज है, क्लियर। यहाँ पे आपका लीवर है, कोई बात नहीं। फूड जब आपके स्टमक में होता है तो क्या होता है, काइम होता है, आपको पता है काइम होता है। यहाँ पर जो वो है पीएच है वो कितना होता है, 1.8। कितनी बार बता चुकी हूँ, क्यों है 1.8, क्योंकि यहाँ पर HCl प्रेजेंट है, ठीक। अब फूड धीरे धीरे 4-5 घंटे यहाँ रहते हैं, रूजी रखता है 4-5 घंटे फूड को, और खूब फूड का यहाँ पे पाचन होता है, बढ़िया पेट हमारा भरा भरा लगता है हमें 4-5 घंटे, क्योंकि रहता है फूड यहाँ। फिर धीरे धीरे फूड आपका खिसकता हुआ ड्यूडेनम में आता है ना, ड्यूडेनम में। काइम आपका कहाँ आ रहा है, ड्यूडेनम में आ रहा है।
लेकिन ये काइम एसिडिक है। ये काइम कैसा है? बहुत एसिडिक है, अम्लीय है। हमारी इंटेस्टाइन इस पर काम नहीं कर सकती। इंटेस्टाइन के पास भले ही कितने फोल्ड्स हैं, भले ही कितना सब कुछ है, लेकिन इंटेस्टाइन के पास उतनी ताकत नहीं है जो इस एसिडिक काइम को बर्दाश्त कर सके। ये चीज मैंने आपको बताया है, वो जल जाएगी, जल के राख हो जाएगी। पैनक्रियाज भी कहता है ए भैया, हम एसिडिक काइम पे काम ही नहीं करते हैं, इसे क्षारीय बनाओ, हमारे तो एंजाइम इस पे काम ही नहीं कर पाएंगे, इसे क्षारीय बनाओ, इस फूड को एल्कलाइन बनाओ। कैसा बनाओ? एल्कलाइन बनाओ, क्षारीय बनाओ। ठीक है, जो काइम आपके पेट से आ रहा है, बस एक पेट की ताकत होती है HCl को बर्दाश्त करने की, और किसी के पास नहीं है HCl बर्दाश्त करने की ताकत। तो जब ड्यूडेनम में आपके काइम आता है, ड्यूडेनम की ग्लैंड को क्या बोलते हैं? अभी बताया था मैंने, छुपी हुई ग्लैंड है म्यूकस में, म्यूकस फोल्ड्स में, क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन। क्या बोलते हैं? क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था बहुत शुरू में जब पढ़ाया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत चालाक है, बहुत छुपा के रखती है अपनी ग्लैंड को। इसकी एक ग्लैंड सब म्यूकस लेयर में छुपी होती है। यहाँ पर, यहाँ ये सब म्यूकस लेयर है। ये जो बड़े बड़े फोल्ड्स आपको दिख रहे हैं, देखिए मैं ब्लू से बनाऊंगी, ये वाले देखिए, ये बड़े बड़े फोल्ड्स जो आपको मेन फोल्ड्स दिख रहे हैं, ये बड़े बड़े फोल्ड्स हैं सब म्यूकस लेयर में। तो यहाँ पर इसकी एक ग्लैंड होती है। आपसे ये क्वेश्चन पीजीटी में पूछा जा चुका है, जिसे बोलते हैं ब्रूनर ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो ब्रूनर्स ग्लैंड आपके कहाँ पाई जाती है? ब्रूनर्स ग्लैंड आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की सब म्यूकोसा लेयर में पाई जाती है। बाकी सारी लेयर्स तो क्या होती हैं? बाकी सारी ग्लैंड्स तो आपके म्यूकस लेयर में होती हैं। जैसे कि ये मान लीजिए स्टमक है, स्टमक की ये लेयर है, तो यहीं पर ग्लैंड है म्यूकस में। ठीक है, ठीक, स्टमक की देख रहे हैं आप, लेयर सपाट है, फोल्ड्स नहीं है, यहीं पर है इसकी ग्लैंड। इसे गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं पेट में। अगर हम इंटेस्टाइन की बात करें तो इंटेस्टाइन में फोल्ड्स है, हम बात कर चुके हैं, फोल्ड्स है, और ये आपके ये म्यूकस है। तो ये जो बीच में है यहीं पर ग्लैंड है, ये जो फोल्ड है यहीं पर ग्लैंड है। इसे क्या बोलेंगे? क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन। एक ग्लैंड इंटेस्टाइन की यहाँ है, यहाँ सब म्यूकोसा लेयर में, इसमें हम बोल सकते हैं प्लाइके सर्कुलरिस में है, क्योंकि प्लाइके सर्कुलरिस सब म्यूकोसल फोल्ड को बोलते हैं हम, है ना। तो यहाँ पर जो ग्लैंड है ये ब्रूनर ग्लैंड है। ये ब्रूनर नाम के वैज्ञानिक ने ढूंढी थी, इसलिए इनका नाम है ब्रूनर ग्लैंड। बहुत डीप में है, और पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में ये एक अकेली ऐसी ग्लैंड है स्टूडेंट, ब्रूनर ग्लैंड, जो कि सब म्यूकोसा लेयर में है। बाकी सारी ग्लैंड्स आपके म्यूकस लेयर में है। क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन भी आपके म्यूकस लेयर में है, गैस्ट्रिक ग्लैंड भी आपके म्यूकस लेयर में है, लेकिन ये स्पेशल ऐसी ग्लैंड है ब्रूनर ग्लैंड, ये इतना छुपाती है इंटेस्टाइन अपनी ग्लैंड्स को, इसने सब म्यूकोसा लेयर में छुपा रखा है। ठीक है, इसको ब्रूनर ग्रंथि बोलते हैं। बहुत डीप तक जाती है ये ग्रंथि, ये ग्लैंड। ये क्या करती है? जो फूड है आपके, जो आपके ये मैंने बताया ना आपके ये ऐसे करके बनाया था ना अभी, ये जो आपके फूड है, जो काइम है, जब इंटेस्टाइन में आता है तो मान लीजिए यहीं पे कहीं पे ब्रूनर ग्रंथि है, ये क्या करेगी? ये इस फूड को एल्कलाइन बनाएगी, एल्कलाइन बनाने में हेल्प करती है, फूड को क्षारीय बनाने में मदद करती है। कौन सी ग्रंथि? ब्रूनर ग्रंथि। कहाँ पाई जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कहाँ पाई जाती है? सब म्यूकोसा लेयर में पाई जाती है। पूरे जीआई ट्रैक्ट की, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की सबसे ज्यादा छुपी हुई ग्रंथि कौन सी है? ब्रूनर ग्रंथि। सबसे ज्यादा डीप में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ब्रूनर ग्रंथि। ठीक है, ये क्या करती है? ये काइम को एल्कलाइन बनाने का काम करती है। काइम उस फूड को कहते हैं, उस लेई वाले भोजन को बोलते हैं जो 4-5 घंटे आपके पेट में रहा, उस भोजन को हम काइम बोलते हैं। वो बहुत एसिडिक होता है, पैनक्रियाज उस पर काम नहीं कर सकता, स्मॉल इंटेस्टाइन उस पर काम नहीं कर सकती, उसको क्षारीय बनाना होता है। क्षारीय बनाने का काम ब्रूनर ग्रंथि भी करती है। ठीक है, कौन करती है? ब्रूनर ग्रंथि भी करती है। जो कहाँ पाई जाती हैं? जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में पाई जाती हैं। अगर आपसे पार्ट्स भी पूछ ले स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में पाई जाती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि फूड सबसे पहले ड्यूडेनम में ही तो आता है, तो ड्यूडेनम में ही ये ब्रूनर ग्रंथि पाई जाती है। क्लियर? और ये क्या कर देती है? आपको मैंने बताया है, मुख में कितना pH होता है? 6.8, है ना। थोड़ा सा क्षारीय, लिटिल, बहुत थोड़ा सा क्षारीय, और क्षारीय नहीं, सॉरी, एसिडिक, थोड़ा सा एसिडिक,
7 पे न्यूट्रल होता है ना, 7 से कम हो गया तो थोड़ा है तो कम हुआ है, 0.8 है, बहुत थोड़ा सा, और 7 से इतना ऊपर बढ़ेंगे उतना क्षारीय होता चला जाएगा, तो थोड़ा सा एसिडिक होता है मुंह में। पेट में कितना होता है पीएच बताते चलिए, ये सब मैं बता चुकी हूँ आपको। और इंटेस्टाइन का पीएच क्या है? 7.8। ये 7.8 कौन लाया? ये 7.8 में एक काम करा है ब्रूनर ग्रंथि ने। ठीक, समझ में आ गया? ठीक भैया, ब्रूनर ग्रंथि ने 6.8 से 7.8, 1.8 से 7.8 करने में, फूड को क्षारीय बनाने में बहुत मदद कर दी, बहुत अच्छा काम कर दिया। लेकिन केवल यही काम नहीं करती है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ सेल्स पाए जाते हैं स्टूडेंट्स। क्या पाए जाते हैं? सेल्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, वही बात जो मैंने आपको बताया, आप हर समय तो फूड खाते नहीं है, हर समय तो आपके इंटेस्टाइन में या आपके पेट में फूड रहता नहीं है जो एंजाइम सिक्रेट करते रहे। जब भी आप खाना खाते हैं तो एंजाइम सिक्रेट होते हैं। तो मैंने आपको बताया ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कुछ न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स जो हैं आपके, इन्हें पता चल जाता है। यहीं पर कहीं पर मान लीजिए न्यूरॉन्स पड़े हैं, ये न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, ये मान लीजिए न्यूरॉन्स पड़े हैं लंबे लंबे, और जैसे ही फूड आया तो ये कहीं पे धक्का खाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन या आमाशय, थोड़ा बहुत धक्का खाएगा। भाई फूड आ रहा है अंदर तो थोड़ा बहुत तो कुछ आपके हिलता डुलता होगा, बस ये न्यूरॉन्स तुरंत हिल जाते हैं। और जैसे ये न्यूरॉन्स हिलते हैं तो हमारे पूरे जीआई ट्रैक्ट में कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स पाई जाती हैं, और वो सेल आपके हार्मोन सिक्रेट करती हैं। वो हार्मोन्स पहले सिक्रेट होते हैं, ब्लड में घुलते हैं जाकर के। हार्मोन्स मैंने आपको बताया डायरेक्टली ब्लड में जाते हैं, और फिर ये हार्मोन्स जो हैं ये पैनक्रियास से एंजाइम को सिक्रेट करने को बोलेंगे, ये आपके आमाशय से एंजाइम सिक्रेट करने को बोलेंगे। ठीक है, तो मैं बताती हूँ आपको कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं और ये क्या काम करते हैं। अब हम उसी पे बात करने जा रहे हैं। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम वर्क करने लगता है, फूड को खाते ही कैसे एंजाइम्स निकलने लगे। क्लियर? इतनी चीज समझ में आई आपको? अच्छा, न्यूरॉन्स स्ट्रेच हुए, न्यूरॉन्स को पता चल गया कि भाई खाना आया है, न्यूरॉन्स ने उन सेल के ऊपर जो स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स हैं उनको क्या करा? सिग्नल दिया। तो पूरे जीआई ट्रैक में, मतलब पूरे आहार नाल में, पूरे पाचन तंत्र में आपके एक सेल होती है जी सेल। कौन सी सेल होती है? जी सेल। बताइए, मैंने इसके बारे में आपको बताया हुआ है, कहाँ पाई जाती है जी सेल? जल्दी बताइए, जी सेल आपके कहाँ पाई जाती हैं? जी सेल के बारे में मैंने आपको बताया है, बहुत अच्छे से समझाया है। जी सेल आपके स्टमक में पाई जाती हैं, स्टमक में, पेट में पाई जाती हैं। ये जी सेल जैसे ही भोजन आपके पेट में गया, पेट में पाए जाने वाले न्यूरॉन्स आपके एक्टिव हो गए, उस पर स्ट्रेच हुआ, वो थोड़े से उनको हिले ढुले, वो स्ट्रेच हो गए, वो एकदम से एक्टिव हो गए। उन्होंने इस जी सेल को क्या किया? इन जी सेल को एक्टिव किया कि जगो। तो जी सेल से एक हार्मोन निकलता है, गैस्ट्रिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकलता है? गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन क्या है? हार्मोन है। ये रिलीज होता है आपके पेट में, और फिर ये गैस्ट्रिन जो है वो अदर सेल्स जो कि मैंने आपको बताया था, पैराइटल सेल्स जिसे ऑक्जेंटिक सेल्स भी बोलते हैं, जो एचसीएल सिक्रेट करती हैं, बताया है। इसके अलावा आपके कौन सी सेल्स होती हैं? चीफ सेल्स होती हैं जो कि पेप्सिनोजन को सिक्रेट करती हैं। ये सब बताएंगे ना चीजें, मैंने आपको पेट में जब पढ़ाया है कई बार की गॉबलेट सेल्स जो म्यूकस सिक्रेट करती हैं। कितनी सारी चीजें आपको बताई हैं कि ये अलग अलग टाइप की सेल्स पाई जाती हैं जो अलग अलग काम करती हैं। तो ये सेल्स को जगाने का काम कौन करता है कि भैया फूड आ गया, आप अपने अपना एंजाइम आप सिक्रेट करिए, प्रोटीन को बचाने के लिए आपको पेप्सिनोजन भेजना है, एचसीएल निकालना है, ये सब काम करवाता है आपकी गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन कहाँ से रिलीज होता है? जी सेल से। तो जी से गैस्ट्रिन, जी से जी सेल, कितना इजी है। तो ये जी सेल क्या रिलीज कर रही है? ये जी सेल एंजाइम नहीं रिलीज कर रही है, ये जी सेल हार्मोन रिलीज कर रही है। क्या रिलीज कर रही है? हार्मोन। और उस हार्मोन का नाम क्या है? गैस्ट्रिन हार्मोन। ठीक है, फिर ये गैस्ट्रिन हार्मोन आपके अदर सेल्स के पास जाएगा। कैसे जाएगा? ब्लड के थ्रू जाएगा, ब्लड में जाता है हार्मोन, तो डायरेक्ट ब्लड में जाता है। और आपको पता है हमारे हर जगह ब्लड की नर्व्स हैं, ब्लड पूरे में फैला हुआ है। जैसे नर्वस सिस्टम पूरे में फैला हुआ है, वैसे ही आपके आर्टरीज और वेन्स पूरे में फैली हुई हैं। तुरंत ब्लड में ये घुल जाएगा और ब्लड के थ्रू अदर सेल्स के पास जाएगा, अदर सेल्स को जगाएगा कि अब अपना अपना एंजाइम सिक्रेट करो, और फूड आ गया उसे पचाना शुरू करो। ठीक है, तो जैसे आपके चीफ सेल्स पेप्सिनोजन निकालेंगी, ऑक्जेंटिक सेल्स या उन्हें पैराइटल सेल्स भी बोलते हैं, वो आपके एचसीएल सिक्रेट करती हैं। कितनी सारी चीजें आपको बताई हैं, हमेशा बताई हैं कि आमाशय में अलग अलग टाइप के सेल्स है और अलग अलग टाइप के वो एंजाइम्स को सिक्रेट करती हैं। लेकिन उन सेल्स को सबसे पहले कौन जगाता है? उन सेल को सबसे पहले जगाता है गैस्ट्रिन हार्मोन। इस गैस्ट्रिन हार्मोन को किसने जगाया? इस गैस्ट्रिन हार्मोन को जगाया आपके न्यूरॉन्स ने। ठीक है, क्योंकि न्यूरॉन्स तो हर जगह पड़े हैं, जैसे हर जगह नसें पड़ी हैं वैसे हर जगह न्यूरॉन्स पड़े हैं। ठीक, बढ़िया, जगा दिया जी सेल्स ने, गैस्ट्रिन ने जगा दिया अदर सेल्स को, और पेट में पाचन शुरू हो गया।
अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन जगाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में भी फिर कुछ ऐसा होना चाहिए। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी तो फूड आएगा 4-5 घंटे पेट में रहने के बाद। बिल्कुल, आ जाओ स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाओ। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके 3 सेल्स पाई जाती हैं स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे, मैंने आपको बताया ना स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स हैं। एस सेल, सी के सेल और के सेल। कौन कौन सी सेल? एस सेल, सी के सेल और के सेल। अब इनसे जो हार्मोन सिक्रीट होता है उसी से इनका नाम है। एस सेल से सिक्रीट होता है आपके, एस सेल से हार्मोन सिक्रीट होता है, उसका नाम है सिक्रेटिन हार्मोन। सिक्रेटिन हार्मोन, ठीक है, क्या नाम है? सिक्रेटिन हार्मोन। जैसे ही फूड आपके इंटेस्टाइन में आता है वहां के न्यूरॉन्स को तुरंत पता चल जाता है और वो न्यूरॉन्स इस एस सेल से कहते हैं ओ भैया सिक्रेटिन निकालो। अगर तुम सिक्रेटिन निकालोगे तभी तो अदर सेल्स जागेंगी। सिक्रेटिन जग गया। अब सिक्रेटिन जाता है पेनक्रियास के पास। किसके पास जाता है? पेनक्रियास के पास। और पेनक्रियास के पास जाता है, लेकिन ये पेनक्रियास के पास जाता तो है बट ये पेनक्रियास से एंजाइम्स को नहीं सिक्रेट करवा पाता है। ये पेनक्रियास के पास जाकर के पेनक्रियास की सेल से एंजाइम सिक्रेट नहीं करवा पाता है। जो आपके ये एसिनाई है पेनक्रियास में 99% एसिनाई पाया जाता है, वही तो एंजाइम सिक्रेट करते हैं। ये करवा नहीं पाता है, ये केवल पानी और बाइकार्बोनेट सिक्रेट करवा पाता है पेनक्रियास से। क्या सिक्रेट करवा पाता है? वाटर एंड बाइकार्बोनेट। अलग से लिख लेती हूँ, एस सेल से क्या सिक्रेट हुआ? सिक्रेटिन, ठीक है, सिक्रेटिन। ये किसके पास गया? ये पेनक्रियास के पास गया। आपको पता है ये ईसोफेगस है, ये पेट है, ये ड्यूडेनम है और यहीं पर पेनक्रियास है, तो यहीं पर ये एस सेल होगा। ये किसके पास गया? पेनक्रियास के पास गया। पेनक्रियास से ये एंजाइम नहीं सिक्रेट करवा पाया। ये बहुत मतलब सीक्रेटली गया, इतना सीक्रेटली गया, इतना सीक्रेटिन है ये हार्मोन कि ये इतना छुप के गया कि ये अपना काम ही नहीं करवा पाया। बस क्या करवा पाया? ये वाटर और बाइकार्बोनेट्स को रिलीज करवा पाया। किससे? पेनक्रियास से। कोई बात नहीं, पानी और बाइकार्बोनेट रिलीज करा के चला आया, एंजाइम नहीं रिलीज करवाया इसने फोटो डाइजेस्ट करने के लिए, जबकि फूड आ गया है स्मॉल इंटेस्टाइन में। एक और सेल होती है जिसका नाम है सी के। यहां से निकलता है कोलिसिस्टोकाइनिन। टीजीटी 2021 का प्रश्न है ये। अब मत बोलना कि डेप्थ में पढ़ा रही हो, ठीक है। कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन, और आपके उस क्वेश्चन में दोनों ऑप्शंस में थे, सिक्रेटिन भी था, कोलिसिस्टोकाइनिन भी था, लेकिन आंसर कोलिसिस्टोकाइनिन था, क्योंकि कोलिसिस्टोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन है जो स्मॉल इंटेस्टाइन की सीसीके सेल से निकलता है। ये इतना पावरफुल है, ये गॉल ब्लैडर के पास भी जाता है, बाइल सिक्रीट करवा लेता है गॉल ब्लैडर से। कहता है चलो चलो फूड आ गया, फूड को क्षारीय बनाओ। मैं आपको बता चुकी हूँ बाइल बहुत क्षारीय होता है, बाइल बहुत क्षारीय होता है। बाइल का पीएच लगभग 7.8 होता है, लगभग बहुत क्षारीय होता है बाइल। ये बाइल को भी सिक्रीट करवाता है। कहता है फूड को क्षारीय भी कर दो चल के, और बसा भी है फूड में, उसे पचा लो चल के, उसका फिजिकल ब्रेक डाउन कर दो, पचा लो नहीं, उसको फिजिकल ब्रेक डाउन कर दो। और ये पेनक्रियास के पास भी जाता है और पेनक्रियास से एंजाइम्स को सिक्रीट करवाता है। पेनक्रियास के एसिनाई से एंजाइम सिक्रीट करवाता है। कौन? कोलिसिस्टोकाइनिन। कहाँ से सिक्रीट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या सिक्रीट होता है? कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन सिक्रीट होता है। किससे सिक्रीट होता है? सीसी के सेल। कोलिसिस्टोकाइनिन की स्पेलिंग है आपके सीसी के, उसी की शॉर्ट फॉर्म इसको नाम दे दिया है सीसी के सेल, कोलिसिस्टोकाइनिन, ठीक है, कोलिसिस्टोकाइनिन। ये क्या करता है कोलिसिस्टोकाइनिन? सिक्रेटिन तो क्या करवा के आया था जो एस सेल से सिक्रेट होता। न्यूरॉन्स ने एस सेल को जगाया, ए सिक्रेटिन भैया चलो, सिक्रेटिन भैया गए, छुप के गए, बस केवल पानी और बाइकार्बोनेट्स पेनक्रियास से निकलवा पाए, फिर बेचारे आ गए। तो न्यूरॉन्स बोले ए सीसी के सेल चलो तुम भी जागो। सीसी के सेल जागे, उसमें से निकला कोलिसिस्टोकाइनिन। बड़ा नाम बड़ा काम, बड़ा नाम बड़ा काम। सीसी के सेल से निकला कोलिसिस्टोकाइनिन। ये किसके पास गया? ये गॉल ब्लैडर से बोला चलो चलो वसा भी है खाने में, चलो जरा उनको तोड़ो चल के। तो ये बाइल को सिक्रेट करवा लाया, बाइल जूस निकलवा पाया गॉल ब्लैडर से, और इसने फूड को क्षारीय बनाने का भी काम किया।
बाइल ने, और वसा को तोड़ने का भी काम किया। और ये पेनक्रियास के पास भी जाता है। पेनक्रियास से कहता है, सिक्रेटिन की तो तुमने सुनी नहीं, हमारी सुनो, चलो निकालो अपने अपने एंजाइम। पेनक्रियास से एंजाइम निकलवाने का काम कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन करता है। कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन है, सिक्रेटिन हार्मोन है, गैस्ट्रिन हार्मोन है। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर हो गया? ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। एक और सेल होती है, मैंने आपको बताया ना, पूरे जीआई ट्रैक्ट में 4 ऐसी स्पेशल सेल हैं जो हार्मोन रिलीज करती हैं, और यही हार्मोन अदर सेल से एंजाइम्स को रिलीज करवाते हैं, तब जाके फूड का डाइजेशन होता है। वो होती है के सेल। ठीक है, कौन सी सेल्स होती है? के सेल। ये आखिरी है, ड्यूडेनम में ही है आपके। ये एक हार्मोन सिक्रीट करती हैं जिसका नाम है जीआईपी। ये थोड़ा सा अलग है, जीआईपी। जीआईपी मतलब गैस्ट्रिक इनहिबिटर। इनहिबिटर नाम से ही आपको समझ में आएगा। पेप्टाइड, पेप्टाइड मतलब ये पेट जो एक्टिविटी कर रहा था ना, पेट जो पेप्सिनोजन निकाल रहा था, पेट जो एचसीएल निकाल रहा था, पेट की जो जी सेल्स एकदम से हाई हो गई थी, चलो भैया फूड आ गया है पचाने को, गैस्ट्रिन हार्मोन जो रिलीज हुआ था, ये उन सब की एक्टिविटी को शांत करता है। कहता है अब तुम शांत हो जाओ, अब हमारे पास आ गया है कायम, अब हम निपट लेंगे, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन निपट लेगी, बहुत स्मार्ट है, उसके पास छुपी छुपी ग्रंथियां हैं, उसके पास अरे बहुत सेल हैं, तुम्हारे पास तो केवल जी सेल है जो हार्मोन सिक्रीट करती है, हमारे पास तो एस है, सीसीके है, मैं खुद हूँ, अब तुम सब चुप हो जाओ, अब हम तोड़ लेंगे, हमारा काम है, हम कर लेंगे। हमें पेनक्रियास से एंजाइम निकलवाने, हम निकलवा लेंगे, हमें बाइल से एंजाइम निकलवाने, हम निकलवा लेंगे। ठीक, कुल मिला के ये के सेल से तो जीआईपी हार्मोन निकलता है, जीआईपी मॉल की तरह नोएडा के, तो जो जीआईपी हार्मोन निकलता है ये क्या करता है, ये जाकर के पेट में जो हार्मोन्स और जो एंजाइम्स निकल रहे थे उनको शट करा देता है, चुप करा देता है, कहने का मतलब उनकी एक्टिविटी को बंद करवा देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी खत्म होती है, दी एंड होता है। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? ये देखिए ये सब सेल्स बनी हुई हैं, ये ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं, मैंने बताया ना स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती हैं, अलग अलग टाइप की सेल्स हैं, और ये सब सेल्स अपना अपना काम करती हैं। पूरा वो बता दिया, ब्रश बॉर्डर कैसे बनता है, कैसे विलाइज बनते हैं, माइक्रोविलाइज बनते हैं, क्या क्या फोल्ड्स हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया। स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, ये एंटीरोसाइड है, एंटीरोसाइड एक सेल ही तो है, मैंने बताया ना आपको, एंटीरोसाइड एक सेल है, एपिथेलियम टिश्यूज की लेयर है, तो टिश्यूज किससे मिलके बनते हैं? सेल से। तो ये ऐसे इसका सेंट्रोसोम आपस में ऊपर को ऐसे फोल्ड हो गया, ऐसे फिंगर बना लिया इसके सेंट्रोसोम ने, ये इसका सेंट्रोसोम ही है जिसको हम माइक्रोविलाय बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन बिल्कुल खत्म हो गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने आपको बता दिया कैसे ये आपका कोई भी बॉडी का वर्क कैसे कर पाता है। न्यूरॉन्स पड़े हैं, वो न्यूरॉन्स क्या होते हैं, वो न्यूरॉन्स आपके पहले एक्टिव होते हैं, वो न्यूरॉन्स जब एक्टिव होते हैं तो वो बॉडी के स्पेशल जो सेल्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पाई जाती हैं, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स निकलवा पाती हैं, कौन कौन सी थी? जी सेल, एस सेल, बताते जाइए, सी के सेल, और आपके केवल के सेल। ठीक है, ये 4 स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स हैं जो पूरे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में पाई जाती हैं। पेट में जी सेल, तो ये गैस्ट्रिन हार्मोन निकलता है इसमें से, गैस्ट्रिन हार्मोन आपके अदर सेल्स को जगाता है, जो भी अदर सेल्स आपको पढ़ाई हैं मैंने, ऑक्जेंटिक, पैराइटल और चीफ सेल्स, इन सब के एंजाइम्स निकलते हैं इनमें से, इनसे एंजाइम्स निकलवाता है, फूड का डाइजेशन करवाता है। फिर जैसे ही फूड आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में है आपके पास एस सेल, सीसीके सेल और के सेल। एस सेल से निकलता है सिक्रेटिन, सिक्रेटिन जाता है केवल पेनक्रियास के पास, लेकिन ये पेनक्रियास से बेचारा एंजाइम नहीं निकलवा पाता है, केवल उसमें से पानी और बाइकार्बोनेट्स निकलवाता है। बाइकार्बोनेट्स आपको फूड को क्षारीय बनाने का काम करते हैं, तो फूड को क्षारीय बनाने के लिए बाइकार्बोनेट भी काम करते हैं, फूड को क्षारीय बनाने के लिए बाइल जूस भी आता है, फूड को क्षारीय बनाता है, ब्रूनर ग्रंथि भी फूड को क्षारीय बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, और सीसीके सेल, सीसीके सेल नाम बड़ा काम बड़ा, कोलिसिस्टोकाइनिन ये दोनों के पास जाता है, ये पेनक्रियास से एंजाइम भी निकलवा लेता है और गॉल ब्लैडर से बाइल भी सिक्रीट करवा लेता है, फूड को क्षारीय भी कर लेते हैं और ये फूड को डाइजेस्ट भी कर लेते हैं अच्छे से, बढ़िया। के सेल से क्या निकला? जीआईपी मॉल वाला जीआईपी हार्मोन, ये किसके पास गया? ये पेट के पास गया और बोला भैया अब तुम चुप हो जाओ, अब हम कर लेंगे काम, हमें दे दो हमारी वाला। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हुआ। आई होप पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन आपको समझ में आया होगा। तराजू से तोलने वाले जितना उनके मतलब का हो वो पढ़ लें, जितना मतलब का ना हो छोड़ दें। बाकी हम मिलेंगे 29 को मिल रहे हैं,
2-2.5 घंटे का वो वीडियो होगा, तो बार बार ये पूछना मत कितनी देर का है, कितनी देर का है। 2-2.5 घंटे का होगा, क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन एंड कंप्लीट मेटाबॉलिज्म होगा उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।